महर्षि मनु के द्वारा लिखे गए मनुस्मृति के तीसरे अध्याय का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कहता है कि सोचंत्र जामयो यत्र विनष्ट्याशी तत्कुलम न सोचंत तु यत्रेता वर्धते तद् सर्वदा। अर्थात कि जिस कुल में, जिस वंश में, जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति खराब होती है, दयनीय होती है, उन्हें अभाव होता है, उन्हें दुख होता है, वो समाज, वो वंश, वो कुल उत्तरोर्धर वो गर्त की ओर चला जाता है। यानी कि वो प्रॉस्पेरिटी की ओर ना जाके वो एक तरह से डिक्लाइन पीरियड में चला जाता है, वो विनाश की ओर चला जाता है। इसलिए एक समाज की उन्नति के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, समाज को संभालने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, माताएँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। हर एक स्थिति में, हर एक तरफ से उनका ध्यान रखा जाए, उनके चहुमुखी विकास की पूरी कोशिश की जाए, उसकी पूरी जितनी भी व्यवस्था वगैरह है वो मैनेज करके रखा जाए। प्रेजेंट टाइम में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में वैसे तो पहले से बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी इनके साथ ऐसी हैं जिनसे ये लगातार जूझ रही हैं। उन सभी समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है जिसको हम कहते हैं डाउरी डेथ या दहेज हत्या। दहेज हत्या क्या है या दहेज क्या है, कहाँ से आया, इसकी इतिहास क्या है और ये कैसे प्रैक्टिस किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ जो काफ़ी अच्छा है, जो अभी एडिटिंग प्रोसेस में पड़ा है, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा है अभी। वो मैं अपलोड करके कल परसों तक में लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में सीधे सीधे इसके बारे में जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दहेज हत्या या डाउरी डेथ के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए हमारे प्राचीन समाज की या वैदिक सभ्यता की, वैदिक कल्चर की, तो वहाँ पर से लेके शास्त्रों में हर एक जगह पर हर तरह से दहेज को निषेध किया गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। कई सारी स्मृतियाँ हैं, कई सारे पुराण हैं, सभी शास्त्रों में इनको निषेध किया गया है। जैसे कि मनुस्मृति में ही एक श्लोक दिया गया है, यासाम ना ददते शुल्कम ज्ञातव्यो ना सा विक्रयः अहर्णम तत्कुमारीणामाम निशंसम च केवलम। यानी कि किसी भी हालत में पिता की साइड से या लड़की की साइड से लड़के को या लड़के की साइड से लड़की को कोई भी धन संपदा इत्यादि दे के वैवाहिक जो कार्य हैं वो संपन्न नहीं कराने चाहिए। और अगर कोई ऐसा संपन्न कराता है तो ये चीज़ आसुरी मानी जाती है और ये समाज के कल्याण में पूर्णतया बाधक मानी गई है। इसको इस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। तो दहेज बहुत ही पुरानी सोशल एविल है जिसको तब से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको निषेध भी किया गया और इसको प्रैक्टिस से भी रोका गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भाई कलयुग चल रहा है और कलयुग के बारे में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलिकाल विहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा, रिपरूप कुटुंब न मानवता सब जात कुजात भय मंगता। यानी कि यहाँ कोई देखता नहीं है कि दहेज कौन मांग रहा है, सब भिखमंगे होकर रखे हैं। ब्राह्मण भी मांग रहे हैं, क्षत्रिय भी मांग रहे हैं, वैश्य भी मांग रहे हैं, शूद्र भी मांग रहे हैं, जात कुजात सब मांग रहे हैं। धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं रह गया कि हिंदू वाले ही मांगते हैं, अदर देन हिंदू भी पेल कर वो दहेज को मांगते हैं और ना मिलने पर तांडव करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसमें नहीं करेंगे। इसमें सीधे सीधे हम आते हैं सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। इसके बारे में बात करने के पूर्व हम बात कर लेते हैं एनसीआरबी के डेटा के बारे में, जो कि एनसीआरबी का डेटा 2020 का 2020 का आया था। उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि भारत में एक दिन में कम से कम 19 से 20 मौतें ऐसी होती हैं जो दहेज हत्या की कैटेगरी में आती हैं। तो यही एक तरह से ये डेटा ही दिखा देता है कि इनकी क्या स्थिति है, इस अपराध की क्या स्थिति है, ये कितना बढ़ के आ गया है। तो इसलिए इसको प्रोहिबिट करना अत्यंत आवश्यक हो गया था और जिसकी वजह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया, आईपीसी में भी कुछ सुधार किए गए 1986 में। तो ये उसी का परिणाम है क्योंकि ये उसका अमेंडेड वर्जन है, इसमें अमेंडमेंट लाया गया था तभी इसको ऐड किया गया था। तो सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी सेज दैट, ये इस चीज़ की बात करता है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉल्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजुरी और अकर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज within 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death
she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है भाई, क्या लिखा होगा इसमें? ये डाउरी डेथ की डेफिनेशन तो नहीं देता है, लेकिन ये डाउरी डेथ के बारे में बताता है। ये डाउरी डेथ के बारे में 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बताता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले ये उस चीज़ के बारे में बताता है कि डाउरी डेथ की डिमांड करता कौन है और इसमें एक्यूज्ड किसको माना जाएगा। तो इसमें एक्यूज्ड सबसे पहले ये चीज़ बताया गया है कि जो हस्बैंड हैं या उनके रिलेटिव हैं वो दहेज की डिमांड करते हैं और वही इसमें सबसे पहले एक्यूज्ड माने जाएंगे। दूसरी चीज़, दहेज हत्या कैसे मानी जाएगी उसको मानने का ये तरीका दिया गया है। ये इसमें कुछ इंग्रेडिएंट जैसे दिए गए हैं कि एक औरत की डेथ होती है, वो डेथ किस वजह से होगी, वो इन कारणों की वजह से होगी। वो बर्न से भी हो सकती है, किसी तरह जलाए जाने से भी हो सकती है, वो किसी बॉडीली इंजरी से भी हो सकती है, और इसके अलावा अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के बारे में भी बताया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस एक्ट को ये बताता है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये इतना नहीं है कि इतने में सीमित हो गया कि हाँ बर्न और बॉडली इंजरी या और किसी इंजरी को ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ड्राफ्टर्स जो थे इस लॉ को ड्राफ्ट करने वाले काफ़ी वो तेज बुद्धि के थे। वो जानते थे कि आगे आने वाले टाइम में अपराध काफ़ी विकास करने वाला है, लोगों के पास मारने के अलग अलग तरीके आने वाले हैं। कहीं वो करंट लगा के मारेंगे, कहीं जहर खिला के मारेंगे, कहीं किसी तरीके से मारेंगे, मतलब मारने के तो तरीके एकदम ईजाद कर लेंगे। तो उनको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। एंड द थर्ड थिंग इज़, यहाँ पर टाइम पीरियड दे के रखे हैं कि ये डेथ डाउरी डेथ की कंडीशन में तभी आएगा जबकि ये 7 वर्ष के, यानी कि शादी के 7 वर्ष के भीतर, विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही हुआ हो। तो ये इतना चीज़ बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया है कि सून बिफोर हर डेथ, यानी कि शादी के कुछ समय पूर्व वो शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हैरेसमेंट, यानी कि वो जो औरत है, जो वाइफ है, पत्नी है, वो किसी तरह के क्रूरता की शिकार बनी हो, ठीक है, या किसी हरेसमेंट की, शोषण की शिकार बनी हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में इंग्रेडिएंट हम सीधे सीधे इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें इस पूरी प्रोविज़न में इतने पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये है कि दैट मस्ट बी काउज्ड बाय द बर्न और बॉडीली इंजुरी और इट मस्ट अकर अदरवाइज देन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, डेथ में बी होमिसाइड और सुसाइड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट डेथ इज नॉट नेचुरल और एक्सीडेंटल, यानी कि सबसे पहली चीज़ कि डेथ होनी चाहिए, डेथ काउज होनी चाहिए। और डेथ काउज कैसे होगी? वो या तो बर्न से होगी, जलाने से होगी, किसी तरह से आग लगाने से, या किसी बॉडीली इंजुरी से होगी, या इस दोनों के अलावा ही अदरवाइज देन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज वाली डेथ। यानी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज वाली डेथ क्या होते हैं कि बीमार पड़े मर गए, या उम्र पूरी हो गई मर गए, या ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल डेथ मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इसको, ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? डेथ मस्ट अकर विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि जो शादी के 7 साल के अंदर ही ये डेथ होनी चाहिए। ये नहीं कि 7 साल के बाहर जाकर ये डेथ हुई हो तो ये डाउरी डेथ में नहीं आएगी। थर्ड थिंग इज, इट मस्ट बी शोन दैट सून बिफोर हर डेथ the woman was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband, यानी कि शादी के कुछ दिन पूर्व ही ये दिखाया जाना, प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये साबित किया जाना जरूरी है कि उस औरत को, उस महिला को क्रुएल्टी की शिकार हुई है या हरेसमेंट की शिकार हुई है, जो कि इस वजह से हुई है क्योंकि उनको फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि उनको ये जो क्रुएल्टी या हरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है वो इस वजह से होना पड़ा है क्योंकि वो दहेज नहीं लाई थी या दहेज मांगा जा रहा है, बढ़ाने की बात की जा रही, कुछ पैसे रुपए वगैरह मांगे जा रहे हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, हियर द डाउरी शैल हैव द मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961।
और इसमें इसके नेक्स्ट दूसरे वाले क्लॉज में ये बताया गया है कि जो भी डॉरी डेथ करेगा वो 7 साल तक की सज़ा के लिए या फिर इसको बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक में किया जा सकता है। अब इसके एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो कि इसके प्रोविज़न की जान बनते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट बनते हैं। सबसे पहली चीज़, डेथ मस्ट बी काउज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी, अदरवाइज इन अ नॉर्मल सिचुएशन। जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं कि यहाँ पर डेथ 3 तरह से हो सकती हैं। जहाँ पे पहला तरीका है वो है बर्न का, आग लगाकर, आग से। दूसरा है वो है कि बॉडीली इंजरी, किस तरह की चोट पहुंचाकर, ऐसी इंजरी जो कि डेथ काउज करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, जैसे कि हाथ वाथ काट दिया, खोपड़ी पे डंडा वंडा मार दिया, या खोपड़ी उठा के दीवार से पटक दिया, या ऐसे ही कोई ऐसा काम करना। और तीसरे में आता है अदरवाइज देन इन नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि वो डेथ नॉर्मल सिचुएशन में ना हुई हो, वो स्ट्रैंगुलेशन से भी हो सकती है, फांसी लगाकर भी हो सकती है, वो करंट लगाकर भी हो सकती है, वो अबेटमेंट करके सुसाइड भी करवा के मार सकते हैं, वो छत पे ले जाके ढकेल भी सकते हैं, या किसी भी तरीके से वो चलती गाड़ी के सामने फेंक सकते हैं, गाड़ी से ढकेल सकते हैं। 1000 तरीके हैं मारने के, तो इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे कि एक केस था पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो द डिजीज द वाइफ ऑफ अपीलेंट डाइड ऑफ बर्न इंजुरीज विद इन 7 years ऑफ मैरिज। द वाइफ कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ मेंटल क्रुएल्टी एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन फुलमेंट, ठीक है, फला चीज़। यानी कि यहाँ पर जो इनकी वाइफ की डेथ हुई थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि इनके पति महोदय ने ऐसा किया था कि 7 साल के भीतर ही, मतलब इनको ऐसा किया था कि मेंटल क्रुएल्टी और माल ट्रीटमेंट की शिकार हुई थी। इनसे पैसे वैसे दहेज वगैरह के काफ़ी कुछ मांगे गए थे, और जब नहीं दे पाई तो इनको ऐसी चोटें दी गई, बर्न इंजरी दी गई, यानी कि जलाकर इनको चोट दी गई। और क्योंकि 7 साल के भीतर था इसलिए इनको जो अपीलेंट थे इनको यहाँ पर लायबल माना गया। और मात्र यही लायबल नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने क्रुएल्टी किया था, इसलिए सेक्शन 498A भी लगाया गया। उन्होंने डाउरी डेथ वाला ऑफेंस किया था, इसलिए 304B लगाया गया। और क्योंकि यहाँ पर औरत ने अपने आप को जलाकर स्वयं को मारा था, ये सुसाइड जो हुआ था वो स्वयं को जलाकर मारा गया था, तो सुसाइड के लिए भी यहाँ पर सेक्शन 306 इसको अबेट करने का काम जो किया गया था, ये तीनों सेक्शन यहाँ पर लगाए गए। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डाउरी डिमांड। डाउरी डिमांड क्या है? बहुत ही सिंपल, मतलब दहेज की मांग है क्या, तो इसको बहुत ही सिंपल चीज़ों में ये समझिए कि हर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वैल्यूएबल थिंग या कोई भी चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जो कि लड़के की तरफ से लड़की वालों से मांगा जाता है। यानी कि जब लड़की वालों की तरफ से लड़के वाले कुछ पैसा, रुपया, धन संपदा, कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है या मौद्रिक एक मूल्य होता है, उसको कहते हैं डाउरी, ठीक है। बचनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में क्या हुआ था कि इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैविंग नेक्सस विद मैरिज कॉन्स्टिट्यूट डाउरी डिमांड। Cause or reason for such demand is immaterial. Demand of motorcycle for doing business made by husband month after marriage constitute dowry demand। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि हर वो चीज़, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसका नेक्सस शादी से है, ठीक है, जो शादी के साथ संबंधित है, वो डॉरी डिमांड मानी जाएगी, वो डॉरी के अंतर्गत आएगी। और इसमें ये मायने नहीं रखता कि पति ने अपनी बिजनेस को चलाने के लिए मोटरसाइकिल वगैरह मांगा है तो इसको ऐसा है कि एक्सक्लूड कर दें, उसको भी दहेज के अंतर्गत ही माना जाएगा। थर्ड, अगला पॉइंट है सून बिफोर डेथ। इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है कि सून बिफोर डेथ, क्या ये पॉइंट है कि हाँ शादी जैसे मृत्यु के, जब औरत की मृत्यु हुई हो, पत्नी की मृत्यु हुई हो, उसके जस्ट पहले मांगा जाना चाहिए दहेज, या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या 7 साल तक में इसकी वैलिडिटी है? आपको क्या लगता है सून बिफोर डेथ का मतलब क्या है यहाँ पर? चलिए मैं ये बता देता हूँ। सून बिफोर डेथ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेथ हुई है
और जो यहाँ पर डिमांड हुई है उसके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, एक प्रॉक्सिमेट एक टाइम होना चाहिए, ज़्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे इस केस में हुआ था केशव चंद्र पांडे वर्सेस स्टेट, तो इस केस में क्या हुआ था कि द केस वेयर द एक्यूज्ड हैड असॉल्टेड हिज वाइफ ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड फॉर डाउरी वंस, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने अपनी पत्नी को आयरन रॉड से डरा वरा के एकदम हैरेस किया था और इनके साथ असॉल्ट किया था, नॉर्मली छोटे छोटे पहुंचाई थी डाउरी के लिए, दहेज के लिए। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, कोई हो हंगामा नहीं हुआ, इन दोनों की ज़िंदगी पति पत्नी की अच्छे से चल रही थी। 1 साल बाद भाई औरत मर गई, जो उनकी वाइफ थी वो मर गई। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि भाई इन्होंने क्योंकि दहेज की डिमांड करी थी, आयरन रॉड वगैरह दिखाया था, लोहे का सरिया वरिया, और उसकी वजह से ये मेंटली काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इन्होंने जाके इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये जो असॉल्ट किया गया था वो 1 साल पहले किया गया था और मृत्यु हुई 1 साल बाद, तो यहाँ पर एक नेक्सस नहीं पाया जा रहा है और इसकी वजह से पति देव को यहाँ पर हेल्ड नहीं किया गया, लायबल नहीं माना गया। कहने का तात्पर्य ये है कि डेथ के बीच में और डाउरी डिमांड के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, एक इतना लंबा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ठीक है इन्होंने दहेज मांगा और उसके बाद इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, इज इट मैंडेटरी, यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि जो डेथ हो वो शादी के 7 साल के भीतर ही हो। मान लीजिए 7 साल के बाहर हुई तो क्या होगा, तो इसके बारे में प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर डेथ जो है वो 7 साल के भीतर होती है तो ये डील किया जाएगा सेक्शन 304, ठीक है, सेक्शन 304 बी ऑफ IPC। और अगर ये 7 साल से ज़्यादा क्रॉस कर गई तो ये डील किया जाएगा सेक्शन 498A ऑफ IPC। ऐसा नहीं है कि 7 साल के बाद क्रूएल्टी वगैरह हुई या डेथ वगैरह हुई तो पतिदेव को छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो डाउरी डेथ की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसकी इंग्रेडिएंट है, ये इसकी आहर्ता है कि जो मौत हुई हो वो 7 साल के अंदर ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर हस्बैंड का मतलब क्या है, क्योंकि पहले तो ये ऐसा होता था कि हस्बैंड का मतलब हस्बैंड से ही होता था कि जिसके साथ शादी हुई है, सप्तपदी वगैरह हुई है, सारे कुछ संस्कार हुए हैं, उसी को हस्बैंड माना जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, जब मॉडर्न टाइम है, लोग लिव इन जैसी चीज़ों को प्रीफर करते हैं या कई बार ऐसा होता है ओपन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम में हस्बैंड से क्या मतलब होगा। तो ये चीज़ बताई गई थी रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम के केस में। इस केस में ऐसा कहा गया था कि हस्बैंड के अंतर्गत उन लोगों को भी कवर किया जाता है जो कि एक इनवैलिड मैरिज के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने पति पत्नी के साथ कुछ दिन रहा है, सारे कृत्य, सारे कर्म, सारे दुष्कर्म निभाए हैं। और इसके अंतर्गत ही लिव इन से रिलेटेड लोग भी आते हैं जिन्होंने लिव इन में साथ में रहा है, दाम्पत्य जीवन का पूरी तरह से निर्वाह किया है, एक दूसरे का ध्यान रखा है। तो यहाँ पर अगर इसमें भी लड़की की मृत्यु हो जाती है या औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी डाउरी डेथ की डेफिनेशन में लाया जाएगा और उनके जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी होंगे उनको यहाँ पर हस्बैंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का। अब प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जब ये किसी बंदे को, किसी पति को, अगर मान लो यहाँ पर ये हस्बैंड है, हस्बैंड को एक्यूज्ड बनाना है, तो हस्बैंड को एक्यूज्ड बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है वो प्रोसिक्यूशन करेगा। वो प्रोसिक्यूशन पार्टी जो है वो ये दिखाएगी कि जितने भी डाउरी डेथ से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताए गए हैं, चाहे वो अननेचुरल डेथ का हो, बर्न का हो, बॉडीली इंजरी का हो, 7 साल के अंदर वाला हो, या मतलब डेथ के सून बिफोर डेथ, मतलब डिमांड होनी चाहिए डाउरी की, इन सभी चीज़ों को, जितने भी इसके रिक्वायरमेंट हैं, इनको सबसे पहले प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन। और जब प्रोसिक्यूशन इनको साबित कर देगा, प्रोसिक्यूशन इन सब की उपस्थिति दिखा देगा, उसके बाद BOP यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट कर जाएगा हस्बैंड के ऊपर। अब हस्बैंड यहाँ पर गिल्ट माने जाएंगे, यहाँ पर एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट आ जाएगा, यानी कि कोर्ट ये मान लेगी
कि हस्बैंड ने यहाँ पर डॉरी डेथ किया है, यानी कि मृत्यु दहेज हत्या कारित करी है। अब ये हस्बैंड के ऊपर आ जाएगा कि वो दिखाएं कि नहीं नहीं प्रभु, हमने ऐसा नहीं किया है। तो सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रिजम्पशन के बारे में व्यवस्था करता है कि जब प्रोसिक्यूशन ने सारी चीज़ें अपनी तरफ से साबित कर दी कि डॉरी डेथ के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट उपस्थित हैं, तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ है वो चला जाएगा हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड के ऊपर शक की सुई जाके टिक जाएगी कि अब तुम्हें साबित करना है कि तुमने ये डेथ कारित नहीं किया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिजम्पशन एज टू द डॉरी डेथ। तो ये था सेक्शन 304 के अंतर्गत दिया गया, ये था सेक्शन 304B के अंतर्गत दिया गया डॉरी डेथ का या दहेज हत्या का प्रोविज़न। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी करनी है, जैसे मैं देखता हूँ ना बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को नोट चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से हैं भैया। तो आपको बता देते हैं आपको क्या सर्च करना है, ALPHA अल्फ़ा, फिर डैश मारना है, फिर PLEADER अल्फ़ा लीडर सर्च करना है। मैं स्वयं आ जाऊँगा, साक्षात प्रकट हो जाऊँगा और आप मुझे DM करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।